तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूनिट 7 से रिलेटेड, तो हम लोगों ने टॉपिक्स को पिछले टॉपिक्स में हमने इकोसिस्टम को कवर किया था। ठीक है, तो इकोसिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया। आज हम लोग पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, या प्रदूषण बोल सकते हैं या प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी या जिस तरीके की चीज़ें इवेंट हुए हैं हमारे आसपास में हमको देखने को मिले हैं या किस तरीके से होते हैं, किस कारण से होते हैं। एसिड रेन क्या होती है, वो सुनामी, हमने सुनामी के बारे में पढ़ा है, तूफानों के बारे में सुना है। तो ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस है वो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो स्टार्ट करें हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हम लोग अगर अब यूनिट 7 की बात करें तो लगभग हम लोगों ने एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को कवर कर लिया है, जो कि बोल सकते हैं कि हमारा नेचुरल डिजास्टर वाला बोल सकते हैं ये वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज और मैनेजमेंट को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट के हमारे ये दो टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो अम्बल वर्षा में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो एसिड रेन है वो किसके कारण होती है? जब एसिड बरस, मतलब कि एसिड रेन के बारे में पता है ना कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि जब भी पहले आपसे जैसे घर पे भी हम लोग देखते हैं तो कभी भी जब बारिश का टाइम आता है, जब बारिश होना स्टार्ट होती है तो घर वाले मना करते हैं कि पहली रेन जो भी होती है, पहली जो रेन होती है या वर्षा होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग की जो रेन होती है उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एसिड प्रेजेंट रहता है तो उसमें कोई ना कोई एसिड तो प्रेजेंट होगा। तो वो कौन से दो एसिड हमको ज्यादातर उस एसिड रेन में देखने को मिलते हैं या अम्ल वर्षा में देखने को मिलते हैं? अम्ल वर्षा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दो ऐसे बोल सकते हैं कि एसिड्स है जो कि किस में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे एसिड रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड रेन क्या होता है तो क्या बताओगे आप लोग? सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर दो लाइन में या एक लाइन में भी आपको बताना हो तो किस चीज की प्रेसिपिटेशन होती है? प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड। प्रेसिपिटेशन मतलब कि जिस तरीके से जो आपकी बोल सकते हैं कि क्लाउड्स में जो एसिड प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने देखे कि उस क्लाउड में हमको दो तरीके की एसिड्स देखने को मिलते हैं। पहले कौन से, हमारे नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दो एसिड्स हमको उन क्लाउड्स में देखने को मिलते हैं जो न्यू क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, या बोल सकते हैं कि जो पहले बारिश के टाइम पे जो क्लाउड फॉर्म होते हैं उनमें हमको ये एसिड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछा जाए व्हाट इज एसिड रेन, तो दो लाइन में या दो शब्द में, तीन शब्द में आप बता सकते हो, प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड की बात की है हम लोगों ने तो आपसे पूछा जाए कि जो एसिड रेन है या एसिड रेन किसके कारण होता है, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल क्या है एसिड रेन होने के? और सबसे मेन, सबसे ज्यादा आपकी मतलब इसी के कारण ज्यादातर हमको एसिड रेन देखने को मिलती है। पॉल्यूशन तो है नॉर्मली, पर एक स्पेसिफिक हम लोग बोल सकते हैं कॉज है, उसके कारण हमको ज्यादातर एसिड रेन देखने को मिलता है। और बेसिक हम लोगों को क्या देखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्लाउड में आती किससे है? और एक और चीज है कि ज्यादातर हमको किस चीज से देखने को मिलता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखा है आपने। सबसे मेन कॉज अगर बोला जाए कि एसिड रेन का क्या माना जाता है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का जो कॉज है उसके कारण हमको सबसे ज्यादा एसिड रेन देखने को मिलती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये हमारी चीज हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल जो रेन होती है ना, जो नॉर्मल हमको बारिश देखने को मिलता है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल रेन होती है ना हमारी, जो नॉर्मल वर्षा होती है, मैं एसिड रेन की बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मल रेन जब ऊपर से जब पानी गिरता है, वर्षा होती है, तो उस टाइम पे जो पानी ऊपर से आता है वो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू के बारे में जानते हो ना? एक नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक पीएच वैल्यू बना के रखिए 7। एक जो नॉर्मल नंबर है जो हम लोग पानी पीते हैं वो लगभग कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब 7 से जितना ऊपर जाता जाएगा
ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, बेसिक होती जाएगी। और जितनी 7 से नीचे होते जाएंगे वो सारी की सारी चीजें हम किस में काउंट करेंगे, एसिड में काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो नॉर्मल रेन रहती है, तो नॉर्मल रेन का पीएच वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है पीएच वैल्यू, बताओ सभी। ठीक है, एक ने बता दिया <7। ठीक है, ये तो हमको समझ में आता है कि लगभग 7 के आसपास ही होगी, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो पीने के लायक जब भी हो पाएगी। अगर एसिडिक वाटर तो हम लोग पीते नहीं है, बेसिक वाटर भी नहीं पीते, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्मल पीएच वैल्यू होती कितनी है, रेंज बता दो, चलो रेंज कितने से कितने तक के रेंज में लाया करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आया, 6 to 7। ठीक है, तो अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, 5.5 से 6.0 तक लाया करती है। ठीक है, तो नॉर्मल रेन जो है उसकी पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है, 5.5 से 6.0 तक। और एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए कि क्या एग्जैक्ट हमको देखने को मिलता है, तो अगर आपको कहीं एग्जाम में देखा रहे तो 5.7 जो है वो पीएच वैल्यू, वो एग्जैक्ट पीएच वैल्यू होती है किसी भी नॉर्मल रेन की। तो नॉर्मल वर्षा हमको देखने को मिलती है, उस नॉर्मल वर्षा में हमको कितनी पीएच वैल्यू देखने को मिलती है, 5.7। लगभग एवरेज क्यों मान के रखा है, क्योंकि 5.5 से 6.0 के बीच में लाया करता है। ठीक है, अब एसिड रेन हो रही है, तो एसिड रेन में तो ज्यादा एसिड प्रेजेंट होगा, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मल वाटर की हम लोगों ने देखी कि जब पानी गिरता है, नॉर्मल पानी गिरता है, तो उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.7। एसिड रेन के टाइम पे उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगी, और कम हो जाएगी, तो कितनी होगी फिर, बताओ कोई भी, लगाओ, रेंज लगाने की कोशिश करो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रेंज देखी, तो कितनी रेंज होनी चाहिए लगभग एसिड रेन में, 1 होगी या 2 होगी, 1 और 2 हो गई, तो भैया पानी अगर मतलब हाथ पे भी गिर गया तो हाथ ही जल जाएगा, इतनी तो नहीं होगी। ठीक है, तो लगभग बोल के रखा है 3 और 4 के बीच में, तो एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4.0। ठीक है, इस रेंज में लाया करता है, 5.7 से 4.3 के रेंज में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, नॉर्मल पानी जो गिरता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.7। और जब एसिड रेन हमको देखने को मिलती है तो उसमें कितनी देखने को मिलती है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने तो बोला कि नॉर्मल पानी जो है वो 7 के आसपास में होना चाहिए, जो न्यूट्रल पानी हम लोग पीते हैं उसमें 7 के आसपास की रेंज में, स्केल में होना चाहिए। आप तो 5.7 बता रहे हो, लगभग ये एसिडिक है। अब ये एसिडिक क्यों है, किसके कारण है, तो इसमें एक तरीके का एसिड प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जो नॉर्मल पानी है उस नॉर्मल पानी का जो पीएच है 5.7 किसके कारण होता है, एक तरीके का एसिड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बोनिक एसिड का फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होगा, H2CO3। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो याद रखना, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि साइंस से रिलेटेड अब आपने देखा होगा, बेसिक बोल सकते हैं कि ब्रांचेज ऑफ साइंस में भी बात की हम लोगों ने, तो ब्रांचेज ऑफ साइंस में केमिस्ट्री भी आ जाती है। अगर केमिस्ट्री की बात करोगे तो पीएच वैल्यू और नॉर्मल ये का बोल सकते हैं कि जो हमारे कार्बोनिक एसिड्स के बारे में, तो एसिड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम अपनी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, कि 10th लेवल तक का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो उस तरीके के आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए लगभग। ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल चीजें क्लियर हुई, यहाँ पे एसिड रेन से समझ में आ गया। अब आपसे पहले नॉर्मल की एसिड रेन किन दो केमिकल्स या एसिड के कारण होते हैं, तो कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो एसिड्स हम लोगों ने देखे। इसके बाद आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो एसिड रेन है वो ज्यादातर किसके कारण होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के कारण। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और बाकी के हम लोगों को रीजन पता ही है, पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, सीएफसी है, तो ये सारे के सारे रीजन के कारण भी हमको एसिड रेन देखने को मिलती है, पर मेन रीजन कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना। ठीक है, इसके बाद फिर एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन की नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4। और नॉर्मल जो रेन गिरती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.7। इसके बाद हम लोगों ने देखा जो नॉर्मल रेन है उसमें जो पीएच वैल्यू 5.7 होती है। अब आप बोलोगे कि सर एसिडिक क्यों है, तो वो लगभग थोड़ा एसिडिक किसके कारण है, कार्बोनिक एसिड के कारण। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच गैस लीक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो जब भूकंप आने के दौरान पे कौन सी गैस हमको देखने को मिलती है, कौन सी गैस जो गैस है वो लीक होती है।
ठीक है, कौन सी गैस देखने को मिलती है हमको? रेडॉन देखने को मिलती है। अब रेडॉन क्या है? एक तरीके की कैसी है? रेडॉन भी नहीं देखने को मिलता, इसका आइसोटॉप देखने को मिलता है, ये चीज याद रखना। आइसोटॉप मतलब कि इसी के जैसे, मतलब लगभग इसी के आइसोटॉप, मतलब कि इसी का एक सब मतलब पार्ट मान लो। ठीक है, तो रेडियन का आइसोटॉप देखने को मिलता है। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव गैस रहती है ये। ठीक है, किस तरीके की गैस रहती है हमारी? रेडियो एक्टिव गैस रहती है। अब रेडियो एक्टिव से भी हम लोग पूछे कि अगर रेडॉन, तो एक तरीके की गैस लीक होती है। और कौन सी दो गैस हमको देखने को मिलती है अर्थक्वेक के टाइम पे? नॉर्मली हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है ज्यादातर, हम जिसको कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन और, बोल सकते हैं कि इस टाइम पे हमको ये दो गैसेस और देखने को मिलती है, एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन का आइसोटॉप देखने को मिलता है। ऑक्सीजन से भी रिलेटेड आइसोटोप देखने को मिलता है, और कार्बन से रिलेटेड भी आइसोटोप जैसी गैस जो है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखना, कभी भी जो अर्थक्वेक या भूकंप आता है तो हमको तीन तरीके की गैसेस देखने को मिलती है। एक तो हमने पढ़ी रेडॉन, उसका भी आइसोटोप देखने को मिलता है। दो और गैसेस कौन सी है? कार्बन भी है और साथ में हमारी ऑक्सीजन भी, उससे रिलेटेड आइसोटोप देखने को मिलता है। अब आपसे कोई पूछे कि आइसोटोप क्या है, तो ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। ऑक्सीजन का फुल बोल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? उसी के जैसे हम लोगों को देखने पड़ता है O3। तो लगभग जो आइसोटोप है वो एक जैसी चीज ही है ना, बस इसका जो फॉर्मूला है वो O2 है और इसका फॉर्मूला क्या है? O3 है। तो इसी की तरह के रिलेटेड बोल सकते हैं कि इन्हीं की जैसी आइसोटोप या मिलती जुलती गैसेस हमको देखने को मिलती। क्लियर हो गया ये सारी? नेक्स्ट देखो, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन कॉजेस, सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैग्नी जो विकिरणें हैं उनसे क्या होता है, हमको क्या देखने को मिलता है? जो अल्ट्रावायलेट रेस हमको देखने को मिलती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो बोल सकते हैं कि हमारे पास क्यों पहुंच रही है, किस कारण पहुंच रही है? सबसे मेन चीज की जो ओजोन लेयर है वो ऐसी लेयर है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आप तक नहीं पहुंचे। हम लोगों ने नेक्स्ट पहले सेशन में क्या पढ़ा था कि जो अल्ट्रावायलेट बोल सकते ओजोन लेयर है वो क्या होती जा रही है? डिप्लीट होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? हम लोगों ने देखा था रीजन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कारण जो परत है वो परत क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। अगर पतली होती जाएगी तो नॉर्मली जो सन की रेस आएंगी वो सन की रेस क्या कर सकती है? उसको बाईपास कर सकती है, और बाईपास करेंगी तो सन की रेस के साथ में हमको अल्ट्रावायलेट रेस भी देखने को मिलती है। और वो अल्ट्रावायलेट रेस अगर हमारे शरीर पे अगर डायरेक्ट पड़ेंगी तो हमको किस तरीके का कैंसर होगा? स्किन कैंसर होगा। ठीक है, इसको स्किन कैंसर को दूसरे नाम से किससे नाम से जाना जाता है? अगर स्किन कैंसर नहीं दिया हो तो एक बता देता हूं कि आपने कभी स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स को देखा है? उनको क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो हमारा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्किन कैंसर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो डर्मल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर से याद रखना, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो कौन सा डॉक्टर होता है? जो कि स्किन से रिलेटेड चीजों को समझता है। तो स्किन कैंसर को डर्मल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि जो डर्मल कैंसर है वो किस कारण कॉज होता है, यार स्किन कैंसर किसके कारण कॉज होता है? सबसे पहली चीज कि कैंसर ही किसके कारण कॉज होता है? जो कैंसर है वो लोगों के अंदर किस तरीके की बोल सकते हैं कि किसके कारण होता है? मेन रीजन क्या है, क्या होता है उसमें? नहीं, स्किन कैंसर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल कैंसर की बात कर रहा हूँ कि किसी के इंसान के अंदर जो कैंसर है वो किसके कारण होता है, क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके शरीर में? हमारा जो नॉर्मली बोल सकते हैं जो डीएनए है, डीएनए के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो सेल्स है उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल जो कॉजेज है कैंसर के वो किस कारण होते हैं कि सादा सीधा का सीधा जो कैंसर है वो किसको अफेक्ट करता है? डीएनए को हमारा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो डीएनए में जो सेल्स रहते हैं उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, या अलग तरीके के जो सेल्स हैं उनको हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आपसे कोई पूछे कि जो स्किन कैंसर है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, किस तरीके की थेरेपी हम लोग स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए लेते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी ब्रेस्ट कैंसर होता है या ब्लड कैंसर होते हैं तो एक कीमोथेरेपी ली जाती है। वैसे स्किन
कैंसर को बोल सकते हैं ट्रीट करने के लिए या उसका इलाज करने के लिए हम लोग किस तरीके की थेरेपी को लेते हैं, ये भी बताओ। किस तरीके की थेरेपी लेते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि विच मतलब कि किस तरीके, जो डर्मल कैंसर या स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोग किस तरीके की थेरेपी या किस तरीके का इलाज करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के बारे में तो देखा है ना आप लोगों ने, ब्लड कैंसर होते तो कीमोथेरेपी तो होती ही है, पर कीमोथेरेपी क्या स्किन कैंसर के टाइम पे भी की जाती है? नहीं की जाती। कौन सी थेरेपी की जाती है? फोटोथेरेपी। कौन सी थेरेपी की जाती है? तो ये चीज याद रखना, नॉर्मल जो कैंसर्स होते हैं उनमें हम लोग कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोग फोटोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे डीएनए के अंदर जो सेल्स बन चुके हैं उनको मारने के लिए हम लोग अलग तरीके की अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करते हैं। वो रेस जब हमारे शरीर में पड़ती हैं तो जहां पे हमारे जो सेल्स है, जो डीएनए में सेल्स बोल सकते हैं कि हमारे नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं, उन सेल्स को वो क्या कर देता है? मार देता है, या उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। कीमोथेरेपी भी सेम तरीके की, कीमो एक तरीके का ड्रग है, इसलिए हम लोग कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रग क्या करता है? हमारे अंदर जो डीएनए में जो नए सेल्स उत्पन्न हो रहे हैं जो कि कैंसर बना रहे हैं, कैंसर सेल्स जो है उनको क्या करता है? ग्रोथ से बना मतलब ग्रोथ बंद कर देता है, या एक तरीके से मारता तो नहीं है पर एक तरीके से उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, कि वो बढ़ नहीं पाते, तो कैंसर फैलता नहीं है ज्यादा। क्लियर होगा ये चीज? नेक्स्ट देखो, इफ वाटर पॉल्यूशन कंटिन्यूज एट द करंट रेट देन इवेंचुअली, अगर जल प्रदूषण का स्तर वर्तमान की गति से अगर होता रहा तो फिर आखिरकार हमको अंततः क्या देखने को मिलेगा? क्या चीज हमको देखने को मिलेगी? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, या जल में उत्पादकों के लिए ऑक्सीजन का अणु अपर्याप्त हो जाएगा, या जल उत्पादों के लिए नाइट बोल सकते हैं कि हमारी नाइट्रेट उपाय हो जाएंगे। किस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलेंगी? ठीक है, तो अगर हम लोगों ने देखा वाटर पॉल्यूशन अगर करते रहोगे, नदियों में अगर हम लोग एक तरीके से कचरा फेंकते रहेंगे या पॉल्यूशन होता रहेगा तो उसके कारण किसकी लाइफ इफेक्ट होगी? वाटर में कौन रहता है? एक्वेटिक एनिमल रहते हैं जो कि जल से रिलेटेड, फिश है, क्रोकोडाइल है, बाकी के जो बड़े बड़े हमारे हैं, बहुत सारी फिशेस देखने को मिलती हैं जिनकी जिंदगी वाटर पे डिपेंडेंट है। अगर आप पानी को या वाटर को खराब करते रहोगे, नदी को खराब करोगे, रिवर्स को खराब करोगे, तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बिकम अनअवेलेबल टू एक्वेटिक प्लांट्स। तो हम लोगों ने देखा है कि जो फिशेस है वो फिशेस को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब हम लोग नॉर्मल एनवायरमेंट में या बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, वहीं पे जो फिशेज है वो अपनी ऑक्सीजन कहां से कंज्यूम करती है? वाटर से कंज्यूम करती है। अगर आप पानी को खराब कर दोगे तो उसी पानी से वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो के प्रमाण बोल सकते हैं अणु है वो क्या हो जाएंगे? हमारे कम हो जाएंगे। इसके कारण किसको नुकसान होगा? वाटर एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान होगा और वाटर लाइफ को नुकसान होगा। ठीक है, वाटर लाइफ मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स भी उससे अफेक्ट होंगे और साथ में हमारे एनिमल्स भी इफेक्ट होंगे जो कि फिशेस वगैरह है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। एक्वेटिक प्लांट भी, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट है वो हमको जमीन के मतलब समुद्र के तट पे देखने को मिलते हैं या नदी के तट पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, द रीजन फॉर द इम्प्योरिटी इन द गंगा वाटर इज, तो गंगा जल में शुद्धता का कारण क्या है? प्योरिटी, सॉरी इम्प्योरिटी नहीं पूछ रहा हूं, शुद्धता की बात कर रहे हैं, प्योरिटी की बात हो रही है। गंगा को इतनी पवित्र रिवर क्यों माना जाता है? इतनी शुद्ध रिवर क्यों माना जाता है? आपने सुना है इस चीज के बारे में? जो हिंदू धर्म को फॉलो करते होगे तो हिंदू धर्म में हमारी जो गंगा का पानी है उसको बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसका पानी ही क्यों पवित्र? बाकी की नदी में क्या ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती हमको? देखा भी होगा कि आपके घर में हम लोग गंगा जल लाके भी रखते हैं, और वो गंगा जल सालों साल भी रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? नॉर्मल पानी हम लोग अगर नलका में पानी भरूं या जेट का पानी भरूं तो एक महीने बाद देखोगे कि उसमें हमको कीड़े तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसमें छोटे छोटे जो बोल सकते हैं कि मौलिक बोल सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे जो बोल सकते हैं कि चीजें हमको देखने को मिलती है, जर्म्स वगैरह बोल सकते हो। पर गंगा के पानी में ऐसी चीज क्यों नहीं देखने को मिलती हमको? वो सालों साल क्यों रखी रहती है?
क्योंकि अगर एक तरीके से बात की जाए तो हमारे जो नॉर्मल वाटर रहता है तो उसके अंदर बैक्टीरियाज फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। पर गंगा के पानी में हमको एक तरीके का वायरस देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो जो बैक्टीरियाज बनते हैं उन बैक्टीरियाज को करता है, खाता है, ठीक है। और ये ऐसा वायरस है जो कि हमारे लिए अन हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा का पानी इतना शुद्ध क्यों है, क्योंकि उसमें एक तरीके का वायरस हमको देखने को मिलता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। उस वायरस का काम क्या रहता है, जो भी बैक्टीरिया उस नदी के पानी में उत्पन्न हो रहे हैं वो उन्हीं को खाता है, ठीक है। और वो ऐसा वायरस है कि अगर हम उसको खा ले तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसको याद रखना कि बैक्टीरियोफेज वायरस भी बोला जाता है और फेज वायरस भी, अकेला फेज वायरस भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई का अगर अंतिम टाइम समय चलता है तो उस टाइम पे भी हम लोग तुलसी का पत्ता और एक तरीके से गंगा जल उसको पिलाते हैं, ठीक है। और हमारे घर में नॉर्मली इसको यूज किया जाता है कि घर को शुद्ध करने के लिए, आपने देखा होगा हमारे घर में यूज होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि एक और विश्व में एक और जगह का ऐसा पानी है जिसको प्योर माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में वो गंगा का पानी है। मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म की बात करोगे तो इस्लाम धर्म में भी एक और पानी है जिसको वो बहुत शुद्ध मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मक्का मदीना में सुना होगा, जब हमारे इधर तीर्थ पे जाते तो गंगा जल लेके आते हैं, वो लोग जब तीर्थ पे जाते तो वो कौन सा पानी लेके आते हैं, ठीक है। तो नाम सुना होगा आपने, जमजम का पानी, ठीक है। तो जो जमजम का पानी है उसमें भी हमको लगभग सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, लगभग उसका जो पानी है वो भी कभी मतलब खराब नहीं होता, जैसे गंगा का पानी खराब नहीं होता वैसे ही जमजम का पानी देखा होगा। तो हमारे हिंदू धर्म में गंगा का वाटर है, और वहीं पे मुस्लिम धर्म की बात करोगे तो कौन सा पानी माना जाता है, जमजम का पानी, ठीक है। तो तीर्थ पे जब वो लोग जाते हैं तो मक्का मदीना से ये पानी लेकर आते हैं, वहां पे हमको देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर है। और आपसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये भी याद रखना कि ये बैक्टीरियो फेज जो है वो एक तरीके का वायरस है, नाम से बैक्टीरिया मत समझना। इसका काम क्या है, जो भी हमारे पानी में वायरस या बैक्टीरियाज हो रहे हैं उनको खाने का काम किसका है, इसका है, बैक्टीरियोफेज वायरस का, ठीक है। ये वायरस उस बैक्टीरियाज को खाता है और उसके कारण पानी क्या रहता है, हमेशा शुद्ध बना रहता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, प्रदूषक नहीं है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स रहते हैं वो किस तरीके के रहते हैं हमारे, वो तो एक तरीके से बोलते हैं सॉइल में मिलके अपने आप खत्म हो जाते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है कि जो सॉइल में मिलने के बाद एकदम से खत्म नहीं होती, जो पॉल्यूशन फैलाती है, तो कौन सी है वो हमारी, ठीक है। पेस्टिसाइड में भी अगर मैं बात करूं तो कौन सा पेस्टिसाइड ज्यादातर हमको, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हमको देखने को मिलता है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट माना जाता है सबसे बड़ा, ठीक है। पेस्टिसाइड तो नहीं बोल सकते, एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है जिसको हम लोग ज्यादातर देखते हैं, डीडीटी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। डीडीटी एक तरीके का बोल सकते हैं केमिकल है जो कि इंसेक्टिसाइड्स या इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ। थोड़ा बड़ा है, आधा बता दो, आधा मैं बता दूं, ठीक है। तो पूरा ही आ गया, थोड़ा सा गलत आया है। देखो यहाँ पे और कोई है जो आंसर दे रहा है, एक जो आपको कमेंट मिला है, डाई मिथाइल डाइन इथाइल ट्राइक्लोरो एसिड, ये सही है क्या, अब सही आया है, ठीक है। तो डाई क्लोरो, डाई फिनाइल
ट्राइक्लोरोईथेन हमारा डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। ये एक तरीके का केमिकल है जो कि इंसेक्टिसाइड आपने देखा होगा, फार्मिंग के लिए हम लोग बहुत से कीड़े मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो केमिकल है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, डीडीटी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि आपको बोल सकते हैं कि कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, तो सबसे ऊपर आता है हमारा डीडीटी जो कि एक तरीके के इंसेक्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड देखने को मिलता है, प्लास्टिक्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, जो हमारे सिल्वर फॉयल रहती है वो भी देखने को मिलती है, जो कैंस वगैरह बनते हैं जो कि आपने देखा होगा कुका वगैरह के जो एल्यूमिनियम के कैंस रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, एक तरीके के बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, अब इनमें से कौन सा है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की बात नहीं हो रही, नॉन बायोडिग्रेडेबल की हो रही है। नॉट नहीं बोला है उन्होंने, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है। देखोगे तो एक को छोड़ के सारे ही है। अगर सीवेज की बात करो तो सीवेज तो कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल में काउंट हो जाएगा ना। अगर आप देखोगे तो सीवेज प्रोसेस हो जाता है कि नहीं हो जाता, प्रोसेस के कारण हम उसको बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट देखने को मिलते हैं। पर जो बोलते हैं कि एबेस्टोस जो है, प्लास्टिक जो है और पॉलीथीन जो है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल आते हैं। पॉलीथीन जो है क्यों इस्तेमाल क्यों बंद किया गया है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, वो अपने आप पॉल्यूटेंट मतलब कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब मिट्टी में मिलके अपने आप मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एबेस्टोस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल। अब हमने एक और चीज देखी यहाँ पे, एबेस्टोस जो है वो क्या है एक तरीके का, इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, बताओ सभी, एबेस्टोस क्या है एक तरीके का। क्या है एबेस्टोस। ठीक है, एक तरीके से याद रखना कि ये सिलिकॉन फाइबर्स की तरह बनने वाला एक प्रोडक्ट है जो कि बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास में बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट रहता है या ज्यादातर हम लोग यूज करें। तो किचन अप्लायंसेस में आप लोगों ने देखा है ये फॉइल, मतलब किचन अप्लायंसेस में हम लोग जो हमारा नॉन स्टिक जो तवा रहता है, नॉन स्टिक तवा के ऊपर हम लोगों ने देखा ना बहुत सी लेयर बनी रहती है, तो उस लेयर में बोल सकते हैं एबेस्टोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके का सिल्वर बोल सकते हैं कि सिलिकेट फाइबर से बना होता है ये। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि हमारे जो किचन अप्लायंसेस रहते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, लिकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, जो लिकेन्स रहते हैं वो सबसे अच्छे सूचक है किस चीज के, किस चीज की सूचना देते हैं भैया ये। ठीक है, तो किस चीज की सूचना देते हैं, किसके अच्छे सूचक माने जाते हैं हमारे, एयर पॉल्यूशन के या वायु बोल सकते हैं प्रदूषण के। क्यों बोले जाते हैं एयर इंडिकेटर्स, क्यों बोले जाते हैं एक तरीके से, इनको ये भी याद रखना कि ये बेस्ट इंडिकेटर्स के साथ में क्या बोले जाते हैं, बायो इंडिकेटर्स के नाम से भी जाना जाता है इनको, एंड एनवायरमेंट इंडिकेटर्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बायो इंडिकेटर्स भी हैं, बायो सूचक भी हैं, और हमारे साथ में एनवायरमेंट या प्रदूषण मतलब बोल सके जो पर्यावरण है उसके बारे में भी इसके सूचक है। क्यों माने जाते हैं ये, ऐसा क्या काम करते हैं, लिकेन्स के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो एक तरीके से ये क्या है, इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि हमारा बोल सकते एक तरीके का ऐसे प्लांट भी नहीं बोल सकते, ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं, ये चीज याद रखना। एक हमारा होता है फंगई और दूसरा क्या होता है हमारा एल्गई। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो लिकेन्स है वो किससे चीज से मिलके बनते हैं, तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा फंगई और दूसरा क्या होता है हमारा एल्गई, आपने देखा होगा।
तो उस एल्गाई और इनका कॉम्बिनेशन हमको बोल सकते हैं लिकेन में देखने को मिलता है। अब लिकेन किसके बारे में बताया? एयर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे। कैसे बता रहे? अगर आप देखोगे तो ये जो प्लांट है उनके ऊपर दो तरीके की, या बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो गैसेस रहती है हमारे आसपास में, वो क्या हो जाती है? चिपक जाती है। ठीक है, अगर आप कार्बन की बात करो या सल्फर की बात करो, अगर हमारे एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में अगर ये दो तरीके की गैसेस हमको देखने को मिल रही है, कौन कौन सी? एक सल्फर देखने को मिल रही है, एक कार्बन देखने को मिल रही है, तो वो प्लांट से क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। तो जो भी साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे? उस लीकेन का प्लांट लेके जाएंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। अगर उसके अंदर हमको देखने को मिला कि कार्बन और सल्फर अगर उसमें है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आसपास में हमको कार्बन और सल्फर की ज्यादातर मात्रा देखने को मिल रही है। इसलिए उनको बोल सकते हैं कि अच्छे सूचक के नाम से या बायो इंडिकेटर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो नॉर्मली हम लोगों को एक प्लांट है, प्लांट भी नहीं बोल सकते, एल्गाई टाइप का आपने देखा होगा। ठीक है, एल्गाई और फंगाई का टाइप है, एक तरीके से वो चिपक जाता है जगह पे। अगर किसी भी जगह का हम लोगों को सूचना लेनी होती है या इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो उनको ले जाके हम लोग लैब में टेस्टिंग करते हैं। लैब में टेस्ट करने के बाद उसमें देखते हैं कि सल्फर और बोल सकते हैं कि हमारे कार्बन उसमें प्रेजेंट है क्या। उससे पता चल जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन और सल्फर फैले हुए, तो उसको हमको रोकने के लिए हमको चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ज्यादातर हम लोग देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड से ये बोल सकते हैं कि ज्यादातर रिलेटेड रहते हैं। अगर हमको कैसे पता चल जाता है कि एनवायरमेंट में अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसके कारण जो लिकेन्स है वो पैदा ही नहीं होते। अगर किसी जगह का हम लोगों को पता करना है कि किसी जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं, अगर उस जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसके कारण कभी भी लिकेन्स फॉर्म होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको अच्छा इंडिकेटर्स माना जाता है। नेक्स्ट देखो, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट कॉज पॉल्यूशन? तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण को समस्या नहीं होती है? किस चीज में हमको देखने को नहीं मिलता भैया? ठीक है, तो किसके कारण हमको देखने को नहीं मिलता? सोलर एनर्जी के कारण, जियोथर्मल एनर्जी के कारण। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा जो कि बोल सकते हैं कि समुद्र के नीचे तट से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन एनर्जीज जो भी उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? वो कभी भी पॉल्यूशन या बोल सकते हैं प्रदूषण नहीं फैलाती। ठीक है, सोलर एनर्जी के कोई नुकसान नहीं है, उसको लगा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, इफ यू रोम इन एन एयर पॉल्यूटेड एरिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन विल यू नॉट फाइंड? यदि आप किसी वायु प्रदूषण क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप निम्न में से कौन सी बोल सकते हैं वनस्पति नहीं पाएंगे? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सी नहीं पाएंगे, लाइकेंस को नहीं पाएंगे। ठीक है, देखा है हम लोगों ने, अगर एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो ये वाली जो वेजिटेशन है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, वेयर इज द एनवायरमेंट नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? कहां पर देखने को मिलता है? ये हमको नागपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगर हम इसको देखें तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? नेरी के नाम से जाना जाता है। ये किसकी बोल सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करता है? किसके अंदर काम करता है? ये हमारा बोल सकते हैं डिपार्टमेंट जो है CSIR के अंदर आता है। ठीक है, तो CSIR जो है उसके अंदर इसको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी ये भी बताओ? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, या इसको हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। किस ईयर में बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान हमको देखने को मिला था? ठीक है, तो 1958 में। कौन सी बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ने बनवाया था ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया था, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग है। जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किसने बनवाया था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने।
नेक्स्ट देखो, ऑफ्टन यू कीप रीडिंग अबाउट द फ्लड ट्रेजेडी इन उत्तराखंड इन न्यूज़पेपर, द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज। तो अक्सर आप समाचार पत्रों में उत्तराखंड में बाढ़ जो आई थी उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, तो उसका उपयुक्त कारण क्या था, किस कारण हमको वो आपदा देखने को मिली थी? ठीक है, तो किसके कारण हमको देखने को मिली थी? बादल के फटने के कारण, कि वो वाले एरिया में क्या हो गया था, बादल फट गया था। अगर आपसे बोला जाए कि टर्मिनोलॉजी कौन सी है, तो GLOF का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कौन सा? ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। ठीक है, तो अगर बहुत सी जगह पे हम लोग देखें तो जो हमारा जो उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, उसको किस नाम से उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है? GLOF के नाम से। GLOF मतलब कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट इन, तो जो वैदिक तापमान है उसका फल स्वरूप क्या हो सकता है, क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? ठीक है, तो सारी की सारी चीजें होंगी। सी लेवल हमको देखने को मिलेगा, राइज इन सी लेवल। फसल के जो बोल सकते हैं कि जो फसल का जो बोल सकते हैं पैटर्न है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। चेंज इन द कोस्ट लाइन, जो हमारे तट रेखा है उनको भी क्या देखने को मिलेगा, उनमें परिवर्तन। तो सारे के सारे हमारे क्या है, इसके रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो समुद्र का तल है वो उसका उसमें राइज देखने को मिलेगा। क्रॉप पैटर्न कैसे इस्तेमाल होगा कि कभी वर्षा होगी कभी नहीं होगी। बहुत सी जो फसल है हमारी किस पे डिपेंडेंट रहती है? फसल के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हमको देखने को मिलेगी तो उसके कारण वर्षा नहीं हो पाएगी। सही टाइम पे वर्षा नहीं होगी तो सही तरीके से हमारे क्रॉप बड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कोस्ट लाइन में क्या चेंज देखने को मिलेगा? बहुत से जो कोस्ट है या बोल सकते हैं बहुत से जो आइलैंड्स वगैरह बने हुए हैं या जो तट वगैरह है वो ही गायब हो जाएंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई तो। ठीक है, तो हमारे जो तट है वही गायब हो सकते हैं। तो सारे के सारे रीजन हो सकते हैं। और बोल सकते हैं कि सूखा पड़ने की ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। बहुत सी जगह अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो सूखा भी हमको देखने को मिलेगा, और बहुत सी और बाढ़ भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे रीजन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमको ये सारे के सारे रीजन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, द ओजोन होल हैज बीन डिटेक्टेड इन द एटमोस्फेयर इज लोकेटेड एट। तो वायुमंडल में जिस बोल सकते हैं कि ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे हमको वो ओजोन लेयर देखने को मिलती है? कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है, तो अंटार्कटिका में हम लोगों ने देखा है। तो अंटार्कटिका में हमको बोल सकते हैं कि एक तरीके की स्फीयर देखने को मिलता है। कौन सा स्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर से हमको नॉर्मली ओजोन लेयर वहां से नॉर्मली देखने को मिलती है, जिससे हमको पता चलता जा रहा है कि वो जो ओजोन लेयर है वो क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, इस चीज का पता किस ईयर में लगाया गया था? तो 1985 में इस चीज का पता लगाया गया था। बहुत से जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे वो अंटार्कटिका में रिसर्च के बेसिस पे गए थे, और वहां पे उनको जो लेयर देखने को मिली स्ट्रेटोस्फेयर की, उस स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में उनको बोल सकते हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड चीजें देखने को मिली थी, या होल देखने को मिला था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो निम्न में से कौन सी गैस वैदिक उपयुक्तता के लिए उत्तरदायी है? किसके कारण हमको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है भैया? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कौन कौन सी गैसेस इनके हिसाब से सही है। हमने चार गैसेस के बारे में देखा था, कौन कौन सी है? सब हमने देखा था यहाँ की, अगर इसमें देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। दो और कौन कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, तो ये चार हमने गैसेस पढ़ी थी जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऐसी गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है वो कौन सी है, CO2। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी के कारण हमको ग्लोबल वार्मिंग में राइज देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो भारत में केंद्रीय गंगा अतिकारण की स्थापना कब हुई थी, कब देखने को मिला था हमको? किस ईयर में बनाया गया था भैया सेंट्रल गंगा अथॉरिटी या केंद्रीय गंगा प्रतिकारण? तो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी की बात करें तो ये किस ईयर में बना था, 1985 में बना था। किस उस टाइम पे पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के टाइम पे हमको ये केंद्रीय गंगा अथॉरिटी देखने को मिली थी, जो कि बोल सकते हैं कि गंगा एक्शन प्लान के अंदर बनाया गया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट की बात करें तो अभी लेटेस्ट इंडिया बोल सकते हैं गंगा को क्लीन करने के लिए कौन सा मिशन चल रहा है, नमामि गंगे। ठीक है, और वो कौन से प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है, वो कौन से प्रोग्राम के अंदर हमको देखने को मिलता है? कौन से प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो ये हमको अगर बोल सकते हैं नमामि गंगे की बात करें तो नमामि गंगे जो है वो किस ईयर में देखने को मिला था, किस ईयर में इसको बोला स्थापित किया गया था, किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी कब बने थे पीएम, तो 2014 में ये इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसके अंदर वो गंगा को पूरा क्लीन करना चाहते थे। ठीक है, और जो नमामि गंगे है प्रोग्राम है वो किसके अंदर हमको देखने को मिलता है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जो 2014 में बना था। और सेंट्रल बोल सकते गंगा अथॉरिटी किस ईयर में बनी थी, तो 1985 में। किसने बनवाया था, राजीव गांधी ने। और नमामि गंगे याद रखना कि नरेंद्र मोदी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। क्लियर हुआ, ये दो चीज याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्स। भोपाल गैस जो आपदा आई थी वो किस टाइम पे घटित हुई थी? ठीक है, तो ईयर हम लोगों को याद है, इनमें से कौन सा ईयर है, तो 86 के दो है क्या? तो ये तो पता है हम लोगों को, ये आपदा किस ईयर में आई थी, 1986 में। अब उन्होंने, सॉरी, ठीक है, तो ये दोनों में से हम लोगों को दो ऑप्शन दे के रखे हैं, इनमें से कौन से टाइम पे आई थी, दिसंबर के टाइम पे या सितंबर के टाइम? ठीक है, अभी आपसे पूछ ले जाए कि जो ट्रेजेडी थी इसमें किस तरीके की गैस हमको देखने को मिली थी। ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि बहुत हार्मफुल गैस रहती है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? अगर आपसे कंपनी भी पूछी जाए तो ये चीज याद रखना, यूनियन कैबिनेट, आगे इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी है। आज के टाइम पे हम लोग इसको देखें तो आज के टाइम ये कंपनी किस नाम से जानी जाती है? पहले के टाइम पे ये जब आपदा आई थी तो यूनियन कैबिनल इंडिया लिमिटेड के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। आज के टाइम पे इस कंपनी का नाम क्या है, तो याद रखना, डोम इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी थी ये, उसको आज के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं, डोम इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो वो हार्मफुल गैस के बारे में भी याद रखना है हमको। फिर साथ में ईयर याद रख लेना कौन सी कंपनी थी और आज के टाइम पे हम लोग किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऑकर्स। तो हमने भोपाल ट्रेजेडी के बारे में देखा, वैसे ही चेर्नोबिल का जो परमाणु दुर्घटना हुई थी वो किस ईयर में और किस मंथ में हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी, 26 अप्रैल 1986 में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेथाइल आइसो बोल सकते हैं कि साइनाइड का इस्तेमाल के कारण हुआ था। यहाँ पे जो चेर्नोबिल का जो बोला था वो किसके कारण हुआ था, न्यूक्लियर फिजन के कारण हुआ था। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये जो सारी चीजें लापरवाही के कारण हुई थी। और ये जो हमारा इवेंट था क्या हिरोशिमा नागासाकी से कम बड़ा इवेंट था या बड़ा इवेंट था?
हिरोशिमा नागासाकी में ज्यादा डैमेज हुआ था या चेर्नोबिल के कारण ज्यादा डैमेज हुआ था? इसके कारण अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करो तो ये वाला जो इवेंट था उनका 400 गुना ज्यादा तेज था। ठीक है, इतना बड़ा इवेंट हुआ था ये, लगभग बोल सकते हैं कि 30,000 40,000 लोगों को हम लोगों ने इसको मरते हुए देखा था, क्योंकि कुछ की तो लाश भी नहीं मिली थी। और बाद में हम लोग देखे तो शायद 2005 के टाइम पे हम लोगों को ऐसे लोग मिले थे जिनको कैंसर्स होना स्टार्ट हो गए थे। 20 साल के बाद बहुत से थायराइड कैंसर के भी हमको इसमें कॉजेज देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था उस टाइम पे। क्लियर हो ये चीज? डेट याद रख लेना इनको। और ये भी याद रखना, ये चेर्नोबिल उस टाइम पे किस किस चीज में बिलोंग करता था, किस चीज में आता था? सोवियत यूनियन में आता था। आज के टाइम पे ये कहां पे देखने को मिलता है? यूक्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वो सुनामी क्या है? क्या है सुनामी भैया? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो हम लोगों को लहरों को देखने को मिलता है, तो विनाशकारी समुद्री लहरें जो है वो किसका रीजन रहती है हमारे? तो जो भी हमारे बोल सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इन वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण जो जमीन है उसके कारण हमको ये लहरें क्या होती है? उत्पन्न देखने को मिलती है, भीषण जो लहरें हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन भी याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, फ्लाई ऐश इज ऑब्टेन्ड बाय, जो फ्लाई ऐश है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है? किस चीज को जलाने से हमको फ्लाई ऐश देखने को मिलती है? ठीक है, तो कोल को जलाने से, कोयले को जलाने से हमको फ्लाई ऐश देखने को मिलती है। और कौन सा कोल पूछ सकते हैं? तो पुलवेराइज्ड कोयला होता है। ठीक है, एक तरीके का टाइप होता है या पुलवेराइज्ड कोयला या कोल, उसके कारण हमको फ्लाई ऐश देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कोयले की भी बात करते हैं तो कौन सा कोयला होता है हमारा? पुलवेराइज्ड कोल रहता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज एरियाज इज मोर अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड्स, तो इनमें से कौन सा क्षेत्र बोल सकते हैं भूस्थल भूस्खलन से ज्यादा अधिक प्रभावित रहता है? ठीक है, कहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है हमको ज्यादातर? ठीक है, तो ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो हिमालयन रीजन में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहां पे हमको हिमालयाज देखने को मिलते हैं वो पहाड़ के आसपास में जो जो स्टेट्स है उन स्टेट्स में ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलती है? लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हिमालयन रीजन में कौन कौन सी चीजें आ रही है हमारी? कश्मीर और क्यों आती है भैया यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के इतने केसेस क्यों देखने को मिलते हैं? हिमालयंस को हम लोग कैसे माउंटेन्स बोलते हैं? उनको कैसे बोला जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है, मतलब कि बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन ये कैसे है? यंग है। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स में बहुत सी बार हमको बोल सकते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। और इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण क्या देखने को मिलता है हमको? बहुत सी जगह पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कनेक्शंस की। जो हमारा हिमालयन रीजन है वो हिमालयन रीजन में जो हिमालय जो माउंटेन्स है वो कैसे माउंटेन्स हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स है, मतलब कि बाकी के कंपैरेटिव माउंटेन्स के कंपैरिजन में कैसे है? नए है। और अगर नए माउंटेन्स है तो वो एक तरीके से स्ट्रक्चरली फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, तो उनके कारण हमको क्या देखने को मिलती है? टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। और टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण क्या होती है हमारी? लैंडस्लाइड्स होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसी कौन सी लेक है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण फॉर्म हुई थी, वो कौन सी लेक मानी जाती है? कौन सी लेक? वुलार लेक। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो हमको जम्मू एंड कश्मीर में वुलार लेक देखने को मिलती है, या आप लोग अगर घूमने गए होगे तो वहां पे जो बोल सकते हैं घर वाली नाव हमको देखने को मिलती है वहां पे। ठीक है, शिकारा जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो लोग बाग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। तो ये चीज भी याद रखना कि वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जौन सी झील पैदा हुई थी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वुलार लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, विच लेक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द अग्नि रिवर लेक ड्यू टू पॉल्यूशन, भारत की किस झील को प्रदूषण के कारण अग्नि फायर झील कहा गया है? किसको बोला गया है भैया? कौन सी लेक को बोला गया है? इन्होंने तो भुजी लेक बता दिया।
कौन सी लेक है? तो बाइलेंदर जो झील है उसको कौन सी झील के नाम से हम लोग जानते हैं? कौन? अग्नि फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, ये पहली चीज तो कर्नाटका में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कर्नाटका में हमको ये झील में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रदूषक ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके कारण क्या होती है, इस झील में आग लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको अग्नि फायर के नाम से देखने को मिलता है। ये बहुत सी जो आग है हमको 2015 से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 2015 से हमको इस झील में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स इस झील के अंदर या प्रदूषक हमको देखने को मिलते हैं जिनके कारण क्या लग जाती है, उस झील में आग लग जाती है। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अग्नि फायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां पर स्थित है? ये कर्नाटका वाले रीजन में आती है, बेंगलुरु के आसपास में। सुनामी इज अ वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो सुनामी वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है? ठीक है, कौन सा शब्द है? जापानीज शब्द है। किससे बना है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर लिखा है तो ता सुनामी बोलना चाहिए था इंग्लिश में, तो सुनामी क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ये जापानीज वर्ड है, उसमें टी साइलेंट रहता है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है तू और दूसरा क्या है हमारा? नामी। तू का मतलब क्या होता है हमारा? पोर्ट या हार्बर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तट भी बोलते हैं। और नामी मतलब वेव्स, मतलब लहरें। ठीक है, तो आपका जो सुनामी है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है सू जिसको पोर्ट या हार्बर जिसको तट बोला जाता है, और नामी मतलब वेव्स मतलब लहरें। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या मिलकर देखने को मिलता है? हमको सुनामी शब्द देखने को मिलता है। रिंगल मैन स्केल इज यूज टू मेजर व्हाट? तो रिंगल मैन स्केल जो है उसका उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डेंसिटी को मतलब दूध के तनाव नापने के लिए, अर्थक्वेक को नापने के लिए, ओजोन लेयर की परत को पे चेक करने के लिए, ये धुआं को चेक चेक करने के लिए। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो धुआं रहता है उसका तनाव जो रहता है उसको या डेंसिटी को पता करने के लिए। इसकी खोज किस ईयर में हो गई थी? तो 1988 में 1888 में हो गई थी। ठीक है, तो धुएं को पता करने के लिए, धुएं की डेंसिटी को पता करने के लिए हम कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं? रिंगन मैन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर यूज टू मेक वाटर बैक्टीरिया फ्री? हमारे मतलब वाटर में जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उसको खत्म करने के लिए हम लोग किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आपने स्विमिंग पूल के बारे में भी देखा होगा, बहुत से वाटर पार्क वगैरह, तो वो अपने पानी को तो क्लीन करते ही होंगे ना, तो सबसे ज्यादा अपने पानी में क्या इस्तेमाल करते हैं? वो क्लोरीन। इसलिए आपने देखा कि कभी आप वाटर पार्क जाओगे तो आपकी स्किन में बहुत सी बार इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है। तो ज्यादातर वो लोग मतलब पानी के इस्तेमाल के लिए ज्यादातर यूज क्लोरीन होता है, पर इनमें से कौन कौन सी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो सारी की सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीमाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर हम लोग देखें तो किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्लोरीन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ओजोन कहां से आ गया? क्या ओजोन का भी इस्तेमाल किया जाता है पानी को बोल सकते हैं बैक्टीरिया फ्री करने के लिए? हाँ, किया जाता है। ये चीज भी याद रखना कि ओजोन को भी हम लोग जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पानी में जो भी बैक्टीरिया है उनसे फ्री करने के लिए। और आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन ज्यादा अच्छे से पानी को साफ करता है या आपका क्लोरीन अच्छे से साफ करता है? ओजोन ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ओजोन जो लेयर है वो पानी को और जल्दी साफ करता है और अच्छे से साफ करता है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। पर ओजोन मिलती नहीं है, महंगा मिलता है, इसलिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द वाटर पॉल्यूशन प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो जल प्रदूषण निर्वहन तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? किस वर्ष में हमको लागू देखने को मिला था? ठीक है, तो किस ईयर में हो गया था? तो 1974 में हो गया था। ठीक है, कौन से ईयर में लागू हो गया था? 1974 में। अब यहाँ से एक और चीज याद रखना कि क्लोरीन गैस जब तक बोल सकते हैं कि हम लोग सॉलिड फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके लिए कैसी है? टॉक्सिक या आपके लिए हार्मफुल नहीं है। वैसे ही अगर आप किसी भी क्लोरीन को अगर गैस की फॉर्म में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे
ठीक है, तो वो हमारे लिए कैसी हो जाएगी, हाईली टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, क्लोरीन को हम लोग अभी जो फॉर्म कर सॉलिड की फॉर्म में आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी बॉल्स वगैरह बाजार में मिलती है, वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। पर अगर क्लोरीन गैस को अगर आप गैस में कन्वर्ट कर दोगे तो वो गैस हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल बोली जाती है, तो हम लोग सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्रीन मफर इज रिलेटेड टू, जो ग्रीन मफर है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, किससे रिलेटेड है? ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड। होता क्या है ग्रीन मफर में, मतलब बोल सकते हैं कि एक ही चीज से हम लोग दो तरीके के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या है इसमें, ग्रीन मफर में क्या होता है? हमारे आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे जो बिजी रोड्स रहती हैं, जहां पे बोल सकते हैं कि गाड़ी निकलती रहती है, उन गाड़ियों के निकलने से आवाज आती है कि नहीं आती? ठीक है, तो वो गाड़ियों के निकलने से बहुत सी बार आपने देखा होगा घर के बाहर, अगर आपका घर जो है वो सड़क पे है, और अगर आप पढ़ते जिस कमरे में उसी कमरे में बोल सकते हैं कि ध्वनि मतलब आवाज आती रहती है कि फोन फोन में कोई बुलेट निकाल के जा रहा है, पढ़ 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 पढ़, वो आवाज आती जा रही है, तो आप डिस्टर्ब होते हो कि नहीं होते? तो ऐसी जहां पे रोड या सिटीज जहां पे वो बिजी रोड्स रहती है, उसके आसपास में क्या करते हैं, 4 रोज या 5 रोज से रिलेटेड हम लोग क्या लगाते हैं, पेड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेड़ लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो जो आवाज है वो वहीं पे क्या रह जाती है, दब के रह जाती है। अगर पास ऑन भी हो तो ज्यादातर आवाज जो है वो कम होकर वहां पे जाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को, इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रीन मफल के नाम से जानते हैं, कि जो बिजी रोड्स रहती हैं या कहीं भी जो इंडस्ट्रीज रहती हैं, तो इंडस्ट्रीज को भी हम लोग चारों तरफ से किससे घेर देते हैं, प्लांट से घेर देते हैं या ट्रीज से घेर देते हैं, कि उनके बीच में जो मशीनों की आवाज है वो वहीं पे दब के रह जाए, और जाकर सिटी में पहुंचे तो बहुत कम आवाज पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ग्रीन मफल उसको बोला जाता है। इसके कारण ये चीज भी याद रखना, दोनों चीजें कंट्रोल होती है, नॉइस पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ में हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, तो वो आगे जाके जब आप प्लांट्स लगाओगे तो आसपास का एरिया भी कैसा हो जाएगा, एरिया ग्रीनरी हो जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे देखने को मिलेगी, पानी भी वहां पे अच्छा होगा, तो ये सारे के सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ, जो पॉलीथीन की थैलियां हैं वो नष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि पॉलीथीन की थैलियां किससे मिलकर बनती है? ठीक है, किससे मिल के बनती है, हमारी पॉलीमर्स से। और जो पॉलीमर्स रहते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे इथिलीन से बनते हैं। ठीक है, तो इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ठीक है, तो 12th क्लास में जिसने मैथ्स में की होगी तो पॉलीमर्स आया होगा उसमें ऑप्शन। ठीक है, तो पॉलीथीन बैग्स जो है वो किससे मिलके बनते हैं, पॉलीमर्स से। पॉलीमर्स किससे मिलके हमको देखने को मिलता है, उसमें ज्यादातर कंपाउंड कौन सा रहता है, इथिलीन रहता है। नेक्स्ट देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड इन, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। किस ईयर में बनाया गया था भैया ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हमको किस ईयर में देखने को स्थापित देखने को मिला था? किस ईयर में बनवाया था? तो ये बनवाया गया था 1980 में। ठीक है, और डेट अगर आपको याद रखनी हो तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन किसकी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो 5 जून 1980 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसकी स्थापना की गई थी। इनकारनेटर्स आर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, इंसिनरेटर जो है आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज के लिए इंसिनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? सुना है इंसिनरेटर के बारे में? इंसिनरेटर क्या होता है, अगर आप मतलब इंदौर में जाओगे तो इंदौर में हम लोगों ने देखा है कि इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो कचरा है वो कचरा
अगर एक दिन में आप लोग उसको फेंक रहे हो तो वो दूसरे दिन वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो किस लिए किए जाते हैं, एक तरीके से इंक्रीनेटर वहां पे प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, जो कूड़ा वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको जलाकर। ठीक है, बड़ी बड़ी बोल सकते हैं भट्टियां बना के रखी हैं बहुत सी जगह पे। उन भट्टियों में जो कचरा है उसको क्या करा जाता है, जलाया जाता है। वो भी अलग अलग चीजों में, कि जिन कचड़ों को जलाने से ज्यादा प्रदूषण नहीं होता या ज्यादा हार्मफुल गैसेस मतलब प्रोड्यूस नहीं होती, उनको कचड़े को वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और जो बोल सकते प्लास्टिक वगैरह जिनको जलाने से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो चीजों को वो नहीं जलाते। क्लियर हो गया। तो इनकार्नेटर्स क्या है, एक तरीके की भट्टी है जिन भट्टियों में क्या करा जाता है, कचड़े को जलाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज बीन टर्म्ड एज बायोलॉजिकल डेजर्ट। निम्न भारत की निम्नलिखित नदी में से किस को जैविक मरुस्थल की संख्या दी गई है। किसको गया कहा गया है भैया बायोलॉजिकल डेजर्ट। ठीक है, कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर है। क्यों दामोदर रिवर में, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हम लोगों ने देखा था कि दामोदर रिवर में भी एक तरीके के बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो कि मछलियां वगैरह हैं, उनको नुकसान करते हैं। और उसके आसपास में जो प्लांट लगते हैं उनको भी क्या करते हैं, हार्मफुल, मतलब कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इसको क्या टाइटल देके रखा है, बायोलॉजिकल डेजर्ट। ये किस वाले एरिया में देखने को मिलती है दामोदर रिवर, और ठीक है, ये दो रीजन में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, एक है हमारा वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। नेक्स्ट देखो, विच पॉल्यूशन कॉजेज एटाई एटाई डिसीजेस इन ह्यूमन। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में एटाई एटाई रोग को करता है, किस चीज के कारण, किस बोल सकते हैं कि सब्सटेंस के कारण हमको एटाई एटाई डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी चीज है वो, कार्डियम पॉल्यूशन। ठीक है, तो कार्डियम एक तरीके से बोल सकता है कि टॉक्सिक हैवी मेटल है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल या जिसका अगर चीज अगर पानी में या डिसॉल्व होके किसी रिवर में चली जाएगी और उसी रिवर को कोई इंसान कंज्यूम कर लेगा तो उसको किस तरीके की डिसीज हो जाएगी, इटाई इटाई डिसीज। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो कि इटाई इटाई डिसीज, इटाई का मतलब क्या होता है, इट हर्ट्स, भैया दर्द होता है। ठीक है, इट हर्ट्स उसका नाम है, इटाई का मतलब बेसिकली बोल सकते हो कि जो पीठ रीढ़ की हड्डी रहती है वो सुकड़ जाती है ऐसे पूरी की पूरी खराब, मतलब कि आप झुक जाते हो आगे की तरफ। ठीक है, मतलब स्टैंड नहीं हो पाते सीधे, तो उस तरीके की डिसीज होती है। किसके कारण होती है, कार्डियम के कारण हुई। अब जो कार्डियम है वो इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कार्डियम जो है वो मतलब यूज तो होता होगा, उसका यूज के कारण हम लोगों को वो चीज देखने को मिलती है। ये जो कार्डियम वो किस लिए इस्तेमाल होता है, रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में सुना है। तो रिचार्जेबल बैटरीज जो है वो किससे मिलके बनती है, एक है आपकी निकल और दूसरा क्या है हमारा कार्डियम। ठीक है, तो जो इनसे रिचार्जेबल बैटरीज रहती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कार्डियम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बोल सकते रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए। कार्डियम के साथ कौन सी चीज को मिक्स किया जाता है, मेटल को, तो निकल को इस्तेमाल किया जाता है। तो निकल कार्डियम से दोनों को मिलाकर रिचार्जेबल बैटरीज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिटिगेशन मेजर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो आपदा प्रबंधक में समन उपाय शामिल है, कौन सी चीज इसमें शामिल होती है भैया, मिटिगेशन किस चीज को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज किसके अंदर आती है, सरकारी कार्रवाई के अंदर आती है, या सामुदायिक कार्रवाई, वो कार्यवाही के अंदर आती है, या सैन्य कार्यवाही के अंदर आती है। मिटिगेशन का मतलब पता है आप लोगों को, ये समन का मतलब पता है आप लोगों को, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि प्लानिंग और जोनिंग करना। किस तरीके से प्लानिंग एंड जोनिंग करना, कि जब भी अगर आप घर बना रहे हो तो ऐसी जगह पे मत बनाओ कि जहाँ पे फ्लड प्लेन्स हमको देखने को मिलती है, या जहाँ पे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं या ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, उस वाले एरिया में अपना घर मत बनाओ।
अगर आप घर बना रहे हो तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ में बनाओ, जोनिंग के हिसाब से बनाओ कि जहां पे कोई भी आपदा ना आ सके उस चीज में। जैसे कि अगर किसी का घर समुद्र के पास में है तो बोला जाता है ना कि समुद्र से बिल्कुल चिपक के घर मत बनाओ, समुद्र से थोड़ा दूरी बनाने पड़ेगा। उस तरीके की चीजों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिटिगेशन के नाम से जानते हैं। तो मिटिगेशन का मतलब होता है प्लानिंग एंड जोनिंग करना। ठीक है, अब इस चीज जो चीज है ये प्लानिंग एंड जोन है, वो क्या सरकार इसकी कार्रवाई करेगी या हमको खुद को समझना पड़ेगा? हमको खुद को समझना पड़ेगा। तो वो सरकार के अंडर में नहीं आता, वो किसके अंडर में आता है? हमारे खुद के अंडर में आता है। तो कम्युनिटी एक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है ये चीज। क्लियर हो गया? जैसे कि आपने अल्ट्राटेक का भी बहुत सी बार ऐड देखा होगा, वो बताते हैं ना कि इस मिट्टी पे घर कैसे बनेगा। ठीक है, तो वही चीज होती है कि कभी भी आप घर बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, तो उसके पहले आप लोगों को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कि बेसिकली कि इस जगह पे हमारा घर बन सकता है या नहीं बन सकता। समुद्र से पास में है तो नहीं, कि अगर समुद्र में लहरें आई तो उस लहरों को मतलब लहरें पार करके कहीं हमारे घर में ना घुस जाए, उस चीज को मिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। तो अल्ट्राटेक का वो ऐड याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सी एक भू वैज्ञानिक आपदा है? जियोलॉजिकल डिजास्टर इनमें से किस कौन सी चीज है? ठीक है, तो सुनामी जो है वो किसकी एक तरीके से भू वैज्ञानिक आपदा में हमारा इंक्लूड होता है। ठीक है, तो देखा था हमने सुनामी में जो वेव्स रहती है वो वेव्स किसके कारण होती है? हमको बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो वॉल्केनिक इरप्शंस हमारे जमीन के नीचे होते हैं उनके कारण हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इज? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? पक्का सभी का ऑप्शन एक ही है? और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे हाईएस्ट की बात करें, सबसे बड़ा वॉल्केनो मतलब वॉल्केनो कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? दोनों के ऑप्शन, चलो ठीक है, आपने ऊंचाई में बता दिया कि सबसे ऊंचा वॉल्केनो ये है, फर्स्ट वाला जो नुआमा लोआ जो नाम है आपका। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है हमको देखने को मिलता है पूरे विश्व में? बताओ। सबसे ऊंचा बता दिया तो सबसे बड़ा भी बताओ भैया। इसका नाम सुना है? ओजोस डेल सेलेडो। ये कहाँ पर स्थित है? एंडिस में प्रेजेंट है। एंडिस कहाँ पे देखने को मिलता है हमको? एंडिस वाला रीजन साउथ अमेरिका के किस पार्ट में? ये वाली जो आपका वॉल्केनो वो दो के बीच में आता है, दो की बॉर्डर के बीच में, एक चिले और अर्जेंटीना। ठीक है, ये वाला जो बोल सकते हैं कि हमारा ओजेस डेल सेलेडो जो माउंटेन है वो कैसा माउंटेन है? सबसे ऊंचा है या सबसे बड़ा है? उल्टा बोल दिया आप लोगों ने, सबसे ऊंचा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ऊंचा या हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन सा है, तो हमारा कौन सा है? ओजोस डेल सेलाडो, जो कि कहां पर देखने को मिलता है? एंडिस में देखने को मिलता है। ठीक है, एंडिस में भी बोल सकते हैं कि जो जगह है वो एक तरीके से बॉर्डर पर प्रेजेंट है। किस किस की बॉर्डर पे? चिले और अर्जेंटीना की, जो साउथ अमेरिका वाली हमारी कंट्रीज है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा वॉल्केनो कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा? मोनालाओ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीजें याद रखना कि सबसे ऊंचा कौन सा है, तो ओजेस डेल सेलाडो। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा है हमारा? धुआं लाओ, जो कहां पर स्थित है? वही वाले रीजन में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डोरेमोन का याद हो तो सुनियो कहां पे जाता था अपनी छुट्टियां मनाने? हवाई में। ठीक है, तो हवाई का नाम सुना होगा सब लोगों ने।
क्लियर हो गया? ये दो क्वेश्चन याद रखना। विच कंट्री इज नोन एज द मोस्ट फॉरेस्ट फायर अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जंगल में आग से प्रभावित देश रूप से माना जाता है? कौन सा देश है? युगांडा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की भारत में ही होती है भैया सबसे ज्यादा आग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कौन सा कंट्री है जहां पे हम लोगों को ज्यादातर जंगलों में आग देखने को मिलती है, तो कौन सी है हमारी? ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उन फायर को बुश फायर के नाम से जानते हैं। या झाड़ियों में हमको जो आग देखने को मिलती है, झाड़ी में आग लगने के कारण पूरा का पूरा जंगल में वो आग फैल जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग बुश फायर, जो कि कहां पर देखने को मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। अभी सबसे बड़ी जो आग थी वो किस ईयर में लगी थी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में? कोरोना किस ईयर में आया था? तभी चीज उसी दिन में, उसी साल में हुई थी। सबसे बेकार साल था भैया वो, जहां पे सारे इवेंट आपको लगे समझ में नहीं आ रहा, 2020 लगा आना। ठीक है, तो सबसे बड़ी आग हाल ही में हमको ऑस्ट्रेलिया में कब देखने को मिली थी? 2020 में। और ये वाली चीज याद रखना, जो बुश फायर है वो ऑस्ट्रेलिया के किस वाले पार्ट में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में? किस वाले रीजन में ज्यादातर हमको बुश फायर देखने को मिलती है या झाड़ियों वाली आग देखने को मिलती है? वाह भैया मेरे, आपको पता है ना कि ज्यादातर इंडिया या वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट है वो किस वाले साइड में हमको देखने को मिलते हैं? वेस्ट वाले साइड में देखने को मिलते हैं। सहारा की बात कर लो, थार डेजर्ट की बात कर लो, यहाँ पे कालाहारी की वगैरह की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये सारे के सारे जो डेजर्ट्स है या रेगिस्तान है किस वाले साइड में हमको देखने को मिलते हैं? वेस्ट वाली साइड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में थोड़ी ना आग लगेगी। तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है जहाँ पे झाड़ी या बुश फायर जो है वो किस एरिया में ज्यादा लगती है? तो ईस्टर्न पार्ट्स में लगती है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो डेजर्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि डेजर्ट हमेशा वेस्ट की तरफ ज्यादातर है, पश्चिम की तरफ हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे तो आग लगने की कोई मतलब बोल सकते हैं कि चीजें ही नहीं है। जंगल किस तरफ है ऑस्ट्रेलिया में? ईस्ट की तरफ ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए आग भी कहां पर लगेगी? पूर्व में ही लगेगी। ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी में मैं नहीं जा रहा, पर वो चीज पढ़ना कि वेस्टर्न साइड्स में क्यों हमको ज्यादातर डेजर्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज स्टेटेड एट, तो अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, कहां पर स्थित है? होलोलुलु में। होलोलुलु कहां देखने को मिलता है हम लोगों को? हवाई में ही देखने को मिलता है। किस ईयर में स्थापित किया गया था ये? किस ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था? और किसने स्टैब्लिश किया था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो? किस ईयर में देखने को मिला था? तो किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? 1965 में। ठीक है, किसने किया था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो? इंटर गवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन। ठीक है, जिसको आईओसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आईओसी इंटर गवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन ने हमारा तो सुनामी सूचना केंद्र को क्या करा था? बनवाया था। किस ईयर में बनवाया था? 1965 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड सुनामी डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? थोड़ा और कम करो, ज्यादा हो गया। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? वर्ल्ड सुनामी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? एक हफ्ता पीछे चले जाओ। 5 अक्टूबर। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड या विश्व सुनामी दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये चीज भी रखना है कि सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है या कोई भी सुनामी सेंटर्स रहते हैं, उनमें हम लोग किस तरीके की वेव्स को पता करते हैं सुनामी आने वाली है नहीं आने वाली? किस तरीके की वेव्स निकलती हैं जब सुनामी आने वाली होती है? तो
सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा है ना, तो सिस्मिक वेव्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, उससे हमको सुनामी के बारे में पता चलता है, तो याद रखना इस चीज को। नवंबर है, 5 नवंबर। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि सुनामी के टाइम पे भी अर्थक्वेक, मैंने आपको नहीं बताया कि अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शंस के कारण हम लोगों को सुनामी की चीजों के बारे में पता चलता है। ये जो सुनामी है वो दो चीजों के कारण हमको देखने को मिलती है, एक तो अर्थक्वेक उसका रीजन है, और दूसरा कौन सा है, वोल्केनो के इरप्शंस के कारण भी हमको ये देखने को मिलता है। तो बहुत सी जगह पे सुनामीज में भी हम लोगों को पता करने के लिए सिस्मिक वेव्स को पता करते हैं। तो दोनों चीजें याद रखना है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सुनामी जो है वो दो मेन रीजन के कारण हमको देखने को मिलती है, एक होती है अर्थक्वेक और दूसरे किसके कारण, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो सुनामी दो चीजों के कारण हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, एक तो अर्थक्वेक के कारण भी देखने को मिलता है, और दूसरा जो वॉल्केनो में इरप्शंस होते हैं उनके कारण भी सुनामी देखने को मिलती है। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, वाइल्ड फायर्स इन नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड, उत्तरी भारत में जंगली आग को क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत में जो जंगलों में आग लगती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहे, 13 अक्टूबर? 13 अक्टूबर को नहीं बोला जाता भैया, 5 नवंबर को ही वर्ल्ड सुनामी डे आता है। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका में हम लोगों को जो आग देखने को मिलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बुश फायर, मतलब कि झाड़ियों में आग के कारण, तो उसको भी उत्तरी भारत में भी झाड़ियों की आग को ही माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग देखो तो किस नाम से जाना जाता है? बुश फायर। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ, किस तरीके की आपदा थी भैया ये? प्राकृतिक या मान निर्माण थी? प्रकृति के कारण हुई थी या मानव के कारण हुई थी? ठीक है, तो देखा था हम लोगों ने किसकी लापरवाही के कारण हुई थी? मानव की लापरवाही के कारण। तो ये किस तरीके का डिजास्टर था? मैन मेड डिजास्टर। नेक्स्ट देखो, किसी विशेष खतरे के प्रभाव के लिए किसी सांप्रदायिक संचालना सेवाओं या भौतिक क्षेत्र की किस हद तक क्षतिग्रस्त या बौद्धिक होने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? द एक्सटेंट ऑफ विच ऑफ द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और जोग्राफिकल एरिया इज लाइकली टू बी डैमेज्ड और डिसरप्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर हैजार्ड इज कॉल्ड। इसको किस नाम से जाना जाता है? वल्नरेबिलिटी के नाम से, कैपेसिटी के नाम से, एक्सपोजर के नाम से, या रिस्क असेसमेंट के नाम से? किस नाम से जाना जाता है? वल्नरेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भेग के दाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, सुनामी कैन ऑकर ओनली ड्यूरिंग, तो जो सुनामी है वो केवल किस दौरान हमको देखने को मिलती है? रात में, दिन में, या दोनों में? कभी भी आ सकती है। किस टाइम पे देखने को मिलती है? कि सुबह सुबह ही आ जाती है, हम सो के नहीं उठ पाते उससे पहले ही सुनामी आ जाए। ठीक है, तो उसका टाइम फिक्स नहीं है भैया, कभी भी आ सकती है, दिन में भी आ जाएगी, रात में भी आ जाएगी। ठीक है, दिन देख के, टाइम देख कर नहीं आती कि आज सुबह हो रही है, चलो सुबह सुबह सब सो रहे होंगे, परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये है कि लहरें वगैरह हम लोगों को तेज कब देखने को मिलती है, वो जरूर रात में ज्यादातर देखने को मिलती है। ये चीज याद रखना कि कभी बीच वगैरह पे रात में बीचेस क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि जो लहरें हैं वो समुद्र, बोलो कि सन के, मतलब हमारे मून के कारण क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है, जो टाइड्स को बोलते हैं, इसलिए बीचेस को रात में बंद कर दिया जाता है। व्हाट इज द रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर क्या है? एक तरीके का, ठीक है, तो जो हमारे अक्रम प्रशांत क्षेत्र के जो ज्वालामुखी के बेल्ट हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। जो बेल्ट ऑफ वोल्केनिक इन द सरकम पैसिफिक रीजन, या पैसिफिक ओशन के आसपास के जो रीजन है।
द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, तो राष्ट्रीय आपदा प्रदान प्रतिकारण जो है उसका नेतृत्व कौन करते हैं, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे भारत के, उन्हीं वही होते हैं हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड। द साइक्लोन डेट ऑकर्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशंस आर कॉल्ड, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले जो चक्रवातों को क्या कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश या हिंदी में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। इंग्लिश में इसको ह्यूरिकेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूरिकेन्स बोला जाता है। और इंग्लिश हिंदी में इसका अगर ट्रांसलेट करोगे तो ह्यूरिकेन्स को इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है? तूफान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो उत्तरी जो अटलांटिक वाले रीजन है, महासागर है, जो भी चक्रवात आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ह्यूरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, या बोल सकते हैं कि तूफान के नाम से जाना जाता है। द कैरियर्स ऑफ जीका वायरस इज, तो जो जीका वायरस का जो बोल सकते वाहक है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? एडेस इजिप्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो अगर ये बात की जाए तो एक तरीके का फीमेल मॉस्किटो रहती है। फीमेल मॉस्किटो जो है वो अटैक किस टाइम पे करती है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। क्या दिन के टाइम पे अटैक करेगी, या वो बोल सकते शाम के टाइम पे? उल्टा रहता है, दिन के टाइम में अटैक करती है ये। ठीक है, तो दिन में सतर्क रहना आप। और ये जो बोल सकते हैं कि एडेस एजेप्टी एक तरीके की मॉस्किटो बोल सकते हैं कि हमारी है, वो अकेली बोल सकते हैं कि जीका वायरस को ट्रांसमिट नहीं करती, चिकनगुनिया को भी कर सकती है। ठीक है, हमारे जो चिकनगुनिया के साथ में डेंगू आता है और येलो फीवर जो रहता है, वो तीनों तरीके, ये चारों की चारों चीजों को कौन ट्रांसमिट करता है? एडिस एजेप्टी। ठीक है, तो इस अकेला जीका वायरस इसको नहीं फैलाती, जीका वायरस के साथ में चिकनगुनिया भी आ जाता है, डेंगू भी आ जाता है, और साथ में हमारा येलो फीवर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और दिन के टाइम पे अटैक करती है भैया ये। जनरली द नंबर ऑफ रिचर्स स्केल रेंज बिटवीन, आमतौर पे रिचर्स स्केल की जो संख्या है वो किसके बीच में रहती है? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि जो रिचर्स स्केल है वो होती क्या है, क्या करती है रिचर्स स्केल? बताओ सभी। ठीक है, तो जो भूकंप की तीव्रता रहती है, जो मैग्नीट्यूड रहता है, उसको मेजर करती है। तो नॉर्मली इसका जो रेटिंग रहती है या आमतौर पे जो स्केल रहती है वो किसके बीच में लाया करती है? ठीक है, तो भूकंप की तरंगों को नापने के लिए हम लोग रिचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब देखने के लिए। तो जो स्केल है वो कहां से कहां तक लाया करती है? 0 से 1 तक। पर 0 भी बहुत कम पे हम लोग देखने के लिए मिलते हैं, 1 to 9 ही रहती है ज्यादातर। ठीक है, इसके ऑप्शन के हिसाब से 0 to 9 है, पर बहुत हमको 0 नहीं देखने को मिलता, 1 देखने को मिलता है। 1 से स्टार्टिंग होती है इसकी। संयुक्त राष्ट्र की आपदा प्रदान टीम आपदा में उत्पन्न समस्याओं का समाधान के लिए किसके लिए जिम्मेदार है? डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ डिजास्टर। कहाँ कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? एशिया में आपदा आएगी तो ही जाएगी वो डिजास्टर टीम, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या सभी महाद्वीपों में? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो आपदा प्रदान टीम जो बनाई गई है वो कहाँ की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जाती है? ठीक है, तो भेदभाव नहीं करती, वो सारे के सारी जगह पे जाएगी, तो सभी महाद्वीपों पे जाती है, ये सभी कॉन्टिनेंट्स में पहुंचाने के लिए जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लेवल ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय हजार्ड इज गवर्न्ड बाय, तो जो किसी खतरे में होने वाले नुकसान का स्तर नियंत्रित होता है, किस चीज से नियंत्रित होता है? ठीक है, तो हम लोग देखें तो जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ हैजार्ड भी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हैजार्ड भी आ जाता है, और इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ इम्पैक्ट।
ठीक है, खतरे की भयावहता के कारण भी होता है, खतरे की आवृत्ति के कारण भी होता है, प्रभाव बिंदु की तीव्रता के कारण भी होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन थे आज से पॉल्यूशन से रिलेटेड या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। हम लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज नहीं होते, पर रिलेटिवली आपके इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपदा किस किस तरीके की होती है, या आपको रिसेंट में जो आपदा हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिली, क्योंकि कोविड ने बोल दिया कि 2-4 साल की आप अच्छे से जी लो, 25 में मैं फिर से आऊँगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 25 बोल सकते हैं कि जो हमारा साल है वो भी एक तरीके से कोविड की तरह ही डिस्टर्बिंग ईयर होगा। ठीक है, ऐसे हमको कोविड वायरस जैसा पेंडेमिक देखने को नहीं मिलेगा, पर कोई ना कोई ऐसी बड़ी आपदा जरूर आने वाली है ये 25 में हमारे। ठीक है, तो ये आप अभी हमारे लिए करंट में कोई चीज ऐसी है नहीं। कोविड के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा यहाँ पे कि कोविड से रिलेटेड आपदा जो है वो वैसे हम साइंस में पढ़ेंगे, और बाकी की जो इवेंट हुए हैं हमारे इधर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड उस चीज के बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, इसलिए भैया 25 तक पढ़ लो तो